अर्थ अपनी कार में आकर बैठ चुका है। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जम चुकी है। बेशक देवांश की वजह से वो वैदेही से नाराज था, लेकिन उसके सपने को आज अर्थ ने आकार देने की पहल कर दी थी। वैदेही का कॉलेज में एडमिशन करवाना इस बात का सबूत था कि अर्थ के दिल में वैदेही कितनी खास जगह रखती है। वैदेही का कॉलेज में एडमिशन करा के अर्थ वहां से वापस लौट रहा था कि तभी वैदेही के फोन पर एक मैसेज आता है। अर्थ ने जब फोन की स्क्रीन को देखा तो उसे समझ आया कि ये फोन उसका नहीं बल्कि वैदेही का है। अर्थ की नजर स्क्रीन पर पड़ती है। फोन लॉक है, लेकिन डिस्प्ले पर पारितोष नाम फ्लैश हो रहा है। ये नाम देखते ही उसके गुस्से की आग में घी पड़ जाता है। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो हैरान है कि इतना कुछ होने के बाद भी पारितोष वैदेही को मैसेज क्यों कर रहा है। उसकी इच्छा होती है कि वो इस मैसेज को तुरंत खोलकर पढ़े, लेकिन फोन का लॉक उसे रोक रहा है। इधर वैदेही ने भी नोटिस कर लिया है कि उसके पास अर्थ का फोन है। उसका फोन अर्थ के पास रह गया है। उसे भी अर्थ के फोन का पासवर्ड नहीं पता है, क्योंकि दोनों को आज तक एक दूसरे के फोन में झांकने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वो जानती है कि अर्थ इस समय नाराज होगा। वैदेही को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने फोन चेक क्यों नहीं किया। अर्थ वैदेही के कॉलेज से बाहर आकर अपनी कार में बैठा ही था, लिहाजा उसने वापस कॉलेज जाकर फोन एक्सचेंज करना ही बेहतर समझा और कॉलेज की ओर चल पड़ा। अर्थ कॉलेज में वैदेही को ढूंढता हुआ जा रहा है, तभी उसे सामने से वैदेही भी आती हुई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए देखते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी है। अर्थ के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है, जबकि वैदेही की आंखों में उम्मीद है। अर्थ ने वैदेही के फोन को उसकी तरफ बढ़ाने से पहले उससे कहा, "You got a message from पारितोष." उसके शब्दों में एक तीखापन था। वो वैदेही को चुप गया। फिर अर्थ ने वैदेही के फोन को उसकी तरफ बढ़ा दिया और उससे नाराज होते हुए कहा, "Are you still in touch with him?" वैदेही ने अर्थ की बात का जवाब दिया, "नहीं, मैं उसे कोई बात नहीं कर रही। पता नहीं उसे मुझे मैसेज क्यों किया।" वैदेही की आवाज में एक मायूसी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अर्थ फिर से नाराज हो रहा है। अर्थ ने वैदेही से गुस्से में कहा, "मुझे तुम्हारा पारितोष से क्लोज होना पसंद नहीं है। Better you choose one of us." अर्थ ने पूछा ही नहीं वैदेही से कि उसने क्या मैसेज किया और वो वहां से जाने लगा। वैदेही अर्थ के पीछे पीछे आ रही है उसे समझाने के लिए, लेकिन अर्थ ने उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अर्थ पहले से ही वैदेही से नाराज था और अब वो और भी नाराज हो चुका है। अर्थ ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि वैदेही उनसे भी नजदीकी बढ़ाए जिनसे अर्थ को नफरत है, जिनमें से टॉप लिस्ट में दो ही लोगों के नाम थे। एक था देवांश और दूसरा पारितोष। पारितोष शायद उसकी लिस्ट में नहीं भी होता अगर वो वैदेही से एंगेजमेंट नहीं करने वाला होता। वैदेही उसकी पत्नी है और पारितोष उससे एंगेजमेंट करने जा रहा था, तो वो कैसे उसे आसानी से माफ कर सकता था। अर्थ बेहद गुस्से में अपनी कार ड्राइव कर रहा है। सड़क पर गाड़ियां हॉर्न बजा रही है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उसकी आंखों के सामने वैदेही और पारितोष के ही चेहरे घूम रहे हैं। अर्थ ने वैदेही को अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं दिया और ना ही अर्थ ने जानना चाहा कि असल में पारितोष ने क्या मैसेज किया था वैदेही को। वैदेही ने अपने फोन से अर्थ को कॉल किया तो अर्थ ने उसके फोन को नहीं उठाया। वैदेही ने अर्थ के फोन पर मैसेज किया, "अर्थ, मेरा पारितोष से कोई टच नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे मैसेज क्यों किया। प्लीज बिलीव मी." वैदेही की आवाज में मासूमियत है, जैसे वो अपने और पारितोष को लेकर खड़ा हुआ नया कंफ्यूजन दूर करना चाहती। लेकिन वैदेही के इस मैसेज के बाद भी अर्थ ने कोई रिप्लाई नहीं किया। वैदेही भी अब कॉलेज में जाने की जगह वहां से टैक्सी पकड़कर अर्थ के ऑफिस के लिए निकल गई। वो जानती है कि अर्थ का गुस्सा जितना ज्यादा है, उसकी नाराजगी उतनी ही गहरी होगी। अर्थ और अपने बीच में वो कोई गलतफहमी होने नहीं दे सकती है। वैदेही ने अभी तक भी पारितोष का वो मैसेज नहीं पढ़ा था और वो इस मैसेज को अर्थ के सामने ही पढ़ने वाली थी। अर्थ अपने ऑफिस के कैबिन में आकर बैठ गया और अपनी टेबल पर रखे हुए पानी के ग्लास को उठाकर एक घूंट में पी गया, लेकिन उसकी तेज चल रही सांसें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्थ पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने गुस्से को शांत कर सके, लेकिन ये बेहद मुश्किल हो रहा है उसके लिए। तभी उसके असिस्टेंट ने कैबिन का डोर नॉक किया। "सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?" "हाँ," अर्थ ने भारी आवाज में कहा। असिस्टेंट ने अंदर आकर मीटिंग का शेड्यूल बताना शुरू किया। अर्थ ने मन में सोचा कि काम में लगा रहकर शायद वो वैदेही से जुड़ी बातें भूल जाएगा, लेकिन जैसे उसके असिस्टेंट ने अपनी बात शुरू की, तभी अर्थ के कैबिन का डोर खुला और वैदेही बेधड़क अर्थ के कैबिन में एंटर हुई। अर्थ के कुछ भी बोलने से पहले वैदेही ने उसके असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा किया।
वैदेही की आंखों में वो दृढ़ता है जो अर्थ ने आज तक नहीं देखी थी। असिस्टेंट ने अर्थ की तरफ देखा और अर्थ के हाँ में सर हिलाने के बाद वो वहां से बाहर चला गया। वैदेही वापस डोर की तरफ बढ़ी और उसने डोर को अंदर से लॉक कर दिया। अर्थ वैदेही की तरफ हैरानी से देख रहा है। वैदेही डोर लॉक करके अर्थ की तरफ ही बढ़ रही है। उसके चेहरे पर गुस्सा और चोट की भावना साफ झलक रही है। अर्थ अपनी चेयर पर बड़ा ही रिलैक्स होकर बैठा है जब वैदेही उसके नजदीक आती है। वैदेही ने उसके कॉलर को अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। अर्थ को वैदेही का ये बिहेवियर हैरान कर रहा है। अर्थ ने वैदेही से गुस्से में कहा, वैदेही बिहेव योरसेल्फ, ये मेरा ऑफिस है। वैदेही ने गुस्से में अर्थ से कहा, डू यू हैव एनी आइडिया कि मैं कितना दौड़ते हुए यहाँ आई हूँ? नहीं, यू डोंट केयर, ऑल यू केयर अबाउट इज योरसेल्फ। मैं आपकी कार के पीछे ही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आपने एक बार पलट कर नहीं देखा, मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। आपको मुझसे ज्यादा भरोसा अपनी आंखों से देखी हुई आधी अधूरी बातों पर है। ये लीजिए मेरा फोन और पढ़ लीजिए, क्या लिखा है पारितोष ने। अर्थ ने वैदेही के दोनों हाथों को पकड़कर अपने कॉलर को छुड़ाया और उसके दोनों हाथों को उसकी पीठ की तरफ मोड़ते हुए अपने नजदीक होल्ड करते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं पहले की तरह पारितोष को तुम्हारे नजदीक आने की कोशिशें करते हुए देखता रहूं? आखिर उसको ऐसा क्या काम है तुमसे कि वो तुम्हें मैसेज कर रहा है? वैदेही ने अर्थ से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आपकी जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं रहा तो आप नहीं समझ पाओगे कि दोस्ती का रिश्ता कैसा होता है। आपको बस अपने आप में रहना है। आपको तो मेरे प्यार की भी कोई कदर नहीं है। कल रात भी आपने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। मैं आपको सब कुछ सच बता रही थी, लेकिन आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, और जहाँ कोई भरोसा नहीं होता वहाँ कोई रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अर्थ ने वैदेही को अपने और नजदीक करते हुए कहा, हाँ, मेरी जिंदगी में मेरा कोई दोस्त नहीं रहा और मुझे किसी की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। किसी पर भरोसा करके धोखा खाने से बेटर है अपने ऊपर भरोसा करो। देवांश के डैड भी मेरे डैड के दोस्त ही थे और उन्होंने क्या किया मेरे डैड और मॉम के साथ, मैं कभी नहीं भूल सकता। वैदेही ने अर्थ से अपने हाथ छुड़ाकर अर्थ के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए कहा, अर्थ, हर इंसान खराब नहीं होता। आपको भरोसा करना सीखना होगा। सिर्फ मेरे आपके करीब होने से आप जिंदगी नहीं काट सकते। आपको लोगों पर भरोसा करना सीखना होगा। अर्थ ने वैदेही के दोनों हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। वैदेही की आंखों में आंसू है और वो अर्थ की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, लेकिन अर्थ की नजरों में कोई नरमी नहीं आई। वैदेही के लिए उसके दिल का हर टुकड़ा टूट रहा है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि अर्थ उसके प्यार पर इतना कम भरोसा करता है। वैदेही ने अपने फोन को वहीं अर्थ की टेबल पर छोड़ दिया और पेपर पर अपने फोन का पासवर्ड लिखकर वो वहां से रोते हुए चली गई। अर्थ ने वैदेही को जाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कहा। इधर वैदेही अर्थ के कैबिन से रोते हुए बाहर आई तो वहां बैठा हुआ सभी स्टाफ वैदेही को ऐसी हालत में अर्थ के कैबिन से निकलते हुए देखकर हैरान थे। ऐसे तो सभी को पता था कि अर्थ का रवैया बहुत सख्त है, लेकिन वो वैदेही के लिए कभी ऐसा नहीं रहा। लेकिन आज का नजारा देखकर कुछ और ही लग रहा था। इधर वैदेही के जाने के बाद अर्थ की नजर अब टेबल पर रखे वैदेही के फोन पर पड़ी, जिसके नीचे उसके मोबाइल का लिखा हुआ पासवर्ड रखा था। अर्थ ने कुछ सोचते हुए वैदेही के पासवर्ड से उसके फोन को अनलॉक किया। पारितोष का मैसेज अभी भी अनरीड था। वैदेही ने ना तो वो मैसेज पढ़ा था, तो रिप्लाई करना तो बहुत ही दूर की बात थी। अर्थ ने जब वैदेही के फोन में आए हुए पारितोष के मैसेज को पढ़ा तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसने वैदेही का बहुत दिल दुखाया है। वैदेही के फोन पर पारितोष का मैसेज पढ़कर अर्थ को पछतावा हो रहा है। ऐसा क्या लिखा था उस मैसेज में? क्या अर्थ वैदेही से माफी मांगेगा? क्या वैदेही अर्थ को इतनी आसानी से माफ कर देगी, या ये अविश्वास उनके रिश्ते में एक गहरी दरार छोड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अर्थ ने पारितोष का मैसेज पढ़ा। हर एक शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा है। उसकी उंगलियां वैदेही के फोन को कसकर पकड़े हुए हैं। उसने पढ़ा कि कैसे पारितोष वैदेही से मिलकर उसे उस लड़की से मिलवाना चाहता था जिससे उसकी शादी हो रही है, और कैसे उसने उस दिन के लिए माफी मांगी थी। बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए हुए। आई नो कि तू अर्थ से प्यार करती है, लेकिन अर्थ के अलावा भी दुनिया है वैदेही। अर्थ को वो लाइन बार बार याद आ रही है। अर्थ के अलावा भी दुनिया है वैदेही। ये शब्द उसे चुभ रहे हैं। उसने खुद को कितना अकेला कर लिया था वैदेही के लिए, और फिर भी उस पर शक कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होते होते बहुत देर हो गई है।
वैदेही तो वहां से गुस्से में जा चुकी है। अर्थ को डर लग रहा है, एक ऐसा डर जो उसने कभी महसूस नहीं किया। वो डर है वैदेही को खोने का। उसे वैदेही का वो चेहरा याद आ रहा है जो आंसुओं से भरा था। उसने उसे कितना दुख पहुंचाया है। अर्थ ने वैदेही और अपने फोन को साथ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही है। अपनी कार की चाबियां लेकर वो ऑफिस से बहुत जल्दी में बाहर आया। उसकी कार हवा से बातें कर रही है, लेकिन उसका मन बेचैन है। उसे उम्मीद थी कि वैदेही घर गई होगी। हर गुजरता वक्त उसे सदियों जैसा लग रहा है। कुछ देर में अर्थ घर पहुंच जाता है, लेकिन घर के सामने पहुंचते ही उसकी सांस अटक गई। उसे उम्मीद थी कि वैदेही घर के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने कार से उतरकर लगभग दौड़ते हुए सर्वेंट से पूछा तो पता चला कि वैदेही तो घर आई ही नहीं है। अर्थ को अब टेंशन होने लगी है। एक तो वैदेही गुस्से में वहां से गई है और ऊपर से उसके पास उसका फोन भी नहीं है। अर्थ को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो वैदेही को कहाँ ढूंढे, क्योंकि कभी उसने जानने की कोशिश नहीं की कि वैदेही को क्या पसंद है और वो क्या चाहती है, जबकि इसके उलट वैदेही ने अपनी पसंद को हमेशा अर्थ से पीछे ही रखा था। अर्थ ने आज वैदेही का दिल बहुत ही बुरी तरह से दुखाया है। अर्थ ने वैदेही से आखिरी शब्द यही कहे थे कि उसे उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन असल में तो वो अब उसके बिना जी नहीं सकता। वैदेही का पता लगाने के लिए अर्थ ने सबसे पहले पारितोष को ही कॉल किया। पारितोष ने जब अपने फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता हुआ देखा तो उसने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि अर्थ का नंबर उसके फोन में सेव नहीं था। अर्थ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसकी मदद ले। उसकी ईगो उसे देवांश को कॉल करने से रोक रही है, लेकिन वैदेही की चिंता उसकी ईगो से ज्यादा भारी है। देवांश इस समय अपने ऑफिस में है और अर्थ की कॉल को तो वो 1% भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसने अपने फोन पर अर्थ का नाम डिस्प्ले होते हुए देखा तो उसने उस फोन को उठा लिया। देवांश ने गुस्से में अर्थ से कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अर्थ ने भी उतने ही गुस्से में उसे जवाब दिया, वैदेही वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जा सकती है? देवांश ने जब वैदेही का नाम सुना तो उसके गुस्से ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। उसने अर्थ से गुस्से में कहा, क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? तुम मुझसे डिजर्व नहीं करते। देवांश के दिल में वैदेही के लिए बहुत प्यार है। वो जानता है कि वैदेही अर्थ को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अर्थ की वजह से वैदेही को बहुत दुख झेलना पड़ा है। अर्थ ने देवांश के ऊपर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, ये सब बातें तुम बाद में भी कर सकते हो, पहले वैदेही को ढूंढना जरूरी है। टेल मी कि वो कहाँ हो सकती है? देवांश ने अर्थ से दुखी होते हुए कहा, हैरत है तुम उसके साथ इतने टाइम से हो और वो तुमसे इतना प्यार करती है, फिर भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। देवांश को वैदेही की वो जगह याद आती है जहाँ वो हमेशा जाती है जब वो दुखी होती है, वो जगह जहाँ उसे सुकून मिलता है। उसने अर्थ को कुछ नहीं बताया और इतना कहते देवांश ने फोन रख दिया। उसने अर्थ को नहीं बताया कि वो वैदेही को कहाँ ढूंढने वाला है। शायद देवांश को पता था कि जब उसकी बहन उदास होती है तो कहाँ जाती है। देवांश फौरन अपनी कार की चाबियां लेकर अपने कैबिन से बाहर आ गया। उसके चेहरे पर तनाव और चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन बाहर निकलते हुए वो पारितोष से टकरा गया जो उसके ही कैबिन में आ रहा था, मिली के साथ। पारितोष ने जब देवांश के चेहरे पर परेशानी देखी तो उसने उससे पूछा, देवांश क्या हुआ, सब ठीक है? देवांश ने परेशान होते हुए पारितोष को जवाब दिया, अर्थ का फोन आया था, वैदेही कहीं नहीं मिल रही है, मैं बस उसे ढूंढने जा रहा हूँ। पारितोष के चेहरे पर भी परेशानी छा जाती है। उसे वैदेही की चिंता है। वैदेही उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और वो जानता है कि अर्थ का स्वभाव कैसा है। वो देवांश से पूछता है, क्या किया अर्थ ने वैदेही के साथ? देवांश ने पारितोष को समझाया, अभी इस सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे पहले वैदेही को ढूंढना है, अब वही सब बताएगी। पारितोष ने देवांश से कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, शायद मैं हेल्प कर पाऊंगा। मिली ये सब बातें वही साइड में खड़ी हुई सुन रही है। उसे पारितोष के चेहरे पर वैदेही के लिए परेशानी साफ दिख रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर ऐसा क्या है दोनों के बीच। मिली के मन में जलन और गुस्सा दोनों महसूस हो रहे हैं। देवांश ने पारितोष से कहा, कम विद मी। पारितोष ने मिली से कहा, मिली मेरी सारी मीटिंग को पोस्टपोन कर दो कल के लिए, एंड यस मेरे पीछे सब संभाल लेना। इतना कहने के साथ पारितोष ने भी अपने कैबिन से जाकर अपनी चाबियां ली और अपनी कार से वो भी वैदेही को ढूंढने के लिए निकल गया। इस समय अर्थ, देवांश और पारितोष तीन लोग वैदेही को ढूंढ रहे हैं। देवांश को लगभग पूरी उम्मीद थी कि उसे वैदेही कहाँ मिल सकती है, इसीलिए देवांश ने सबसे पहले उसी डायरेक्शन में अपनी कार को रश किया। उसकी गाड़ी की स्पीड 150 को पार कर गई है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। प्लीज दी, तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मन ही मन यही सोच रहा है।
पारितोष भी अपने तरीके से वैदेही को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसकी कार भी शहर की सड़कों पर तेज दौड़ रही है। उसका दिमाग भी वैदेही के लिए परेशान है। वैदेही, तुम कहाँ हो? और उसने क्या किया तुम्हारे साथ? प्लीज तुम ठीक रहना। वो यही सोच रहा है। और अर्थ तो पहले से ही वैदेही की तलाश में लगा है। अर्थ ने तो अब तक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था वैदेही की मिसिंग होने का। पुलिस भी अर्थ के प्रेशर की वजह से स्पीड में वैदेही को ढूंढने में लगी थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे अर्थ को अब तक समझ तो आ ही चुका था कि उसके दिल में वैदेही के लिए क्या जगह है। वो वैदेही के बिना नहीं जी सकता, ये उसकी समझ में आ चुका था। इधर ऑफिस में मिली अभी भी यही सोच रही है कि आखिर ये वैदेही है कौन, और पारितोष के चेहरे पर उसका नाम सुनते ही परेशानी क्यों आ गई थी। उसे जलन और गुस्सा दोनों महसूस हो रहे हैं। उसने सोचा कि क्या पारितोष उसे धोखा दे रहा है? क्या वैदेही वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है? मिली के दिमाग में सवाल ही सवाल है। उधर देवांश ने अवनी को भी फोन करके बता दिया था कि अगर वैदेही उसके पास आए तो वो सबसे पहले उससे उसकी बात करवाए। अवनी की भी टेंशन अब बढ़ चुकी है। अवनी ने बेवकूफी में वैदेही के फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वैदेही का फोन तो इस समय अर्थ के पास है। उसे लगा कि शायद वैदेही का फोन उसके पास हो और वो बाकी लोगों का फोन नहीं उठा रही है। लेकिन वैदेही का फोन इस समय अर्थ ने रिसीव किया। अर्थ ने तो डिस्प्ले पर अवनी का नाम देख लिया था, लेकिन उसने फिर भी वो फोन उठा लिया। इधर अवनी ने जैसे वैदेही के फोन से अर्थ की आवाज सुनी तो उसकी आवाज निकलनी ही बंद हो गई। अर्थ ने अपनी तरफ से बोलना शुरू किया। अवनी, देखो, अगर तुम जानती हो कि वैदेही कहाँ है तो प्लीज मुझे बताओ। मैं वैदेही को खोना नहीं चाहता। वही मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी है। प्लीज। आज अर्थ पहली बार किसी से इस तरह से प्लीज कर रहा है। अवनी ने अर्थ से हल्का रुआंसा होते हुए कहा, भाई, अगर मुझे वैदेही भाभी का पता चलेगा तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में वैदेही भाभी क्या मायने रखती है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अर्थ ने अवनी की बात सुनने के बाद उसे थैंक्स कहा और फोन रख दिया। अवनी को आज बहुत दिनों के बाद अर्थ की आवाज सुनने को मिली थी। अर्थ और अतीक की मर्जी के खिलाफ जा अवनी ने अचानक देवांश से शादी कर ली थी। तब से अर्थ ने अवनी से बात नहीं की, और आज उनकी बात हुई भी एक ऐसी स्थिति में जब अर्थ वैदेही के लिए परेशान है, बिखरा हुआ है, तनाव में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अवनी जानती है कि वैदेही उसके भाई अर्थ की जिंदगी में क्या मायने रखती है, लिहाजा परेशानी की गहरी लकीरें अवनी के चेहरे पर भी उभर आई थी। वैदेही के इस तरह से गायब होने से सबके बीच हलचल सी मचा दी है। अर्थ, देवांश और पारितोष तीनों इस समय सिर्फ और सिर्फ वैदेही के बारे में ही सोच रहे हैं और उसे ढूंढने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस भी वैदेही को खोजने में जुटी है। अब देखना यह है कि सबसे पहले वैदेही के पास कौन पहुंचता है। वैदेही अब तक किसी को नहीं मिली है। अर्थ, देवांश और पारितोष तीनों में से किसे वैदेही का सुराग मिलेगा? अर्थ के ऑफिस से रोते हुए निकलने वाली वैदेही आखिर कहाँ गायब हो गई? क्या देवांश को इस बात का अंदाजा है कि वैदेही कहाँ मिल सकती है, या अचानक उसकी गुमशुदगी किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रहे हैं? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अर्थ को अब पता चल चुका है कि वैदेही उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। उसे बस ये चाहिए कि वैदेही एक बार उसे मिल जाए, ताकि वो इस बार उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। इधर वैदेही सिर्फ अपने दिमाग को शांत करने के लिए अपने पसंदीदा जगह पर बैठी हुई है। वो अक्सर यहाँ आया करती थी जब वो उदास होती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके प्रयासों में कहाँ कमी रह गई थी, जो अर्थ उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वैदेही ने अपने हाथ में एक पत्थर उठाया और उसे पानी की तरफ उछाल दिया। वैदेही सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक के लिए वहां बैठने आई थी। उसका किसी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही उसे इस बात की खबर थी कि उसे लेकर सब लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे। वैदेही को पता था कि अर्थ को ऑफिस से फ्री होने में शाम तक का समय लगेगा, लेकिन इस बार वो अर्थ को आसानी से माफ नहीं करने वाली थी, क्योंकि अब वो खुद भी इस तरह से प्रयास कर करके थक चुकी थी। लेकिन अर्थ अपने सामने उसकी एक बात नहीं सुनता था। उसने दुनिया को कभी वैदेही के नजरिए से देखने की कोशिश ही नहीं की थी। अब शाम होने को थी और वैदेही ने सुबह से ब्रेकफास्ट के अलावा कुछ भी नहीं खाया था, और ना ही उसकी इच्छा हो रही थी कुछ खाने की। वैदेही उस नदी की लहरों में खोई हुई थी। तभी अचानक से उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो हैरान रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि देवांश था। उसे पता था कि वैदेही उदास होने पर कहाँ जा सकती है, और वो उसे सीधे वहीं ढूंढने आया था। अर्थ का देवांश को कॉल करने का फैसला एकदम सही था। देवांश ने एक ही प्रयास में वैदेही को आसानी से ढूंढ लिया था।
देवांश ने आगे बढ़ते हुए वैदेही को अपने गले से लगा लिया। वैदेही कुछ देर में शांत हुई तो देवांश ने उससे पूछा, आखिर क्या हुआ तुम दोनों के बीच? तू ऐसे यहाँ क्यों आई, किसी को बिना बताए? वैदेही देवांश को बताने से बच रही थी, लेकिन देवांश उसकी आंखों को पढ़ पा रहा था कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी है। उसने दोबारा जोर देते हुए वैदेही से कहा, वैदेही तू मुझे बता रही है या फिर मैं उस अर्थ को फोन करके पूछूं कि उसने तेरे साथ क्या किया? वैदेही ने देवांश का हाथ थामते हुए कहा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, बस कुछ गलतफहमी थी जो शायद अब तक दूर हो चुकी होगी। इसे आपको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? देवांश ने वैदेही को बताया, मुझे अर्थ का कॉल आया था और उसी ने मुझे बताया कि तू कहीं नहीं मिल रही है, और जहां तक मैं तुझे जानता हूँ तू ऐसा कदम तभी उठाती है जब तू किसी परेशानी में होती है। क्या तू मुझे नहीं बताएगी कि आखिर तू किस बात से परेशान है? वैदेही अच्छे से जानती थी कि देवांश को अगर उसने अर्थ के बारे में कुछ भी बताया तो देवांश और अर्थ के बीच की नफरत की खाई और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो तो बल्कि अर्थ और देवांश के बीच की परेशानी को खत्म करना चाहती थी। वैदेही ने देवांश से कहा, भाई कल आप मुझसे मिले थे, वो भी इतने दिनों के बाद, तो बस आपको देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अर्थ ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इनफैक्ट वो तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। देवांश ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, मैं इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि जिस तरह से अर्थ मुझसे बात कर रहा था मुझे पता लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है, और अगर तू ये बात मुझे खुद से नहीं बताना चाहती तो मैं खुद अर्थ से इस बारे में पूछूंगा। जिसके बाद देवांश ने वैदेही का हाथ थामते हुए कहा, अब तू मेरे साथ यहाँ से सीधे घर चल रही है। मैं तुझे उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा जिसे तेरी कोई कदर ही नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए देवांश वैदेही को हाथ से खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन वैदेही ने अपने हाथ को देवांश से छुड़ाते हुए कहा, भाई मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अर्थ मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे सबसे पहले उन्हें कॉल करना है। लेकिन देवांश ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसके हाथ को दोबारा थामते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। इधर देवांश के फोन पर पारितोष का कॉल आया। उसने देवांश से छूटते के साथ पूछा, क्या वैदेही का कुछ पता चला? देवांश ने पारितोष को बताया, हाँ मुझे वैदेही मिल गई है, अब वो मेरे साथ ही है, मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। और अपनी बात पूरी करने के साथ ही देवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वैदेही अभी भी देवांश को उसके साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन देवांश इस समय उसकी बात नहीं समझ रहा था, क्योंकि उसे अर्थ के ऊपर पूरा डाउट था कि उसे वैदेही के साथ कुछ तो गलत किया है, जिसकी वजह से वो इस तरह से उदास है और वो उसे दोबारा मौका नहीं देना चाहता था। इधर पारितोष को जैसे ही पता चला कि वैदेही मिल गई है, उसने अर्थ के फोन से आने वाले उस अननोन नंबर पर कॉल किया। अर्थ के पास पारितोष का नंबर अब तक सेव हो चुका था, तो उसने फौरन फोन उठा लिया। अर्थ ने परेशान होते हुए पारितोष से पूछा, हेलो पारितोष, वैदेही का कुछ पता चला? पारितोष ने अर्थ की इसी परेशानी को समझते हुए ही उसे कॉल किया था। उसने अर्थ को बताया, हाँ वैदेही देवांश को मिल चुकी है और अभी वो फिलहाल उसे अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा है। अर्थ को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे पारितोष को थैंक्स कहे, क्योंकि ना तो उसने कभी थैंक्स बोलना सीखा था और ना ही कभी सॉरी। लेकिन आज अपनी लाइफ में पहली बार उसने पारितोष को उसको थैंक्स कहा। पारितोष को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अर्थ ने उसे थैंक्स कहा। पारितोष ने फॉर्मल होते हुए कहा, नो इट्स ओके, आई डोंट नीड योर थैंक्स, मैंने ये सब वैदेही के लिए किया। मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी उसे बहुत प्यार करते हो, और मैं दो प्यार करने वालों को अलग नहीं होने दे सकता। आई वॉज रॉन्ग जो मैं तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, जबकि तुम्हारे जाने के बाद भी वैदेही ने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। एंड लेट मी टेल यू, मेरे साथ सगाई करने के लिए वैदेही ने हाँ मजबूरी में कहा था। अर्थ ने अब पारितोष को अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहा। प्लीज की तरह सॉरी भी उसने आज पहली बार कहा था किसी को, तो वो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। अर्थ और पारितोष के बीच के रिलेशन सिर्फ एक इंसिडेंट से काफी हद तक सुधर गए थे। पारितोष ने अर्थ से कहा, इट्स ओके अर्थ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम और वैदेही खुश रहो, और इनफैक्ट मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम वैदेही को लेकर मेरी शादी में जरूर आओ। अब तुम देर मत करो, वैदेही को लेके आओ। अर्थ ने ओके बोला और फोन रखा। अब उसे एहसास हुआ कि पारितोष सच में वैदेही का सच्चा और अच्छा दोस्त है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं, कम से कम वैदेही की तरफ से तो नहीं। अर्थ किसी भी कीमत पर वैदेही को अपने पास लाना चाहता था। उसने अपनी कार को देवांश के घर की डायरेक्शन में मोड़ दिया। इधर देवांश वैदेही को लेकर अपने घर आ चुका है। वैदेही ने अभी भी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आप गलत समझ रहे हैं, अर्थ और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको अचानक से देखकर मैं थोड़ा उदास हो गई थी।
और कैसे नहीं होती, अपने प्यारे भाई को इतने टाइम के बाद देखने पर। देवांश ने वैदेही की बात को सीरियसली ना लेते हुए वैदेही से कहा, तुझे याद है कुछ टाइम पहले तू अवनी को अपने साथ लेने आई थी क्योंकि तुझे लगा था कि मैं उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। क्या तुझे फिक्र हुई थी अवनी की, जिसे तू अभी कुछ टाइम पहले ही मिली है? तो मेरे लिए ये सब अपनी आंखों से देखते हुए तुझे उस इंसान के साथ रहने देना कैसे पॉसिबल है? वैदेही ने देवांश की बातों का जवाब दिया, मैंने अवनी को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अवनी ने आपको चूज किया। तो फिर आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं अर्थ को चूज नहीं करूंगी? मैं अर्थ से प्यार करती हूँ। दोनों के बीच बातचीत जारी थी, तभी डोर बेल बजने की आवाज आई। सर्वेंट ने डोर खोला तो सामने अर्थ खड़ा था। अर्थ के चेहरे पर गुस्सा और परेशानी दोनों के मिले जुले भाव थे। उसके कदम बहुत तेजी से वैदेही की तरफ बढ़े। उसे वैदेही पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है, कैसे वो उसे छोड़कर जा सकती है। लेकिन अर्थ के वैदेही तक पहुंचने से पहले ही देवांश दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया और उसने अर्थ को डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इससे पहले कि मैं कुछ गलत करूं, तुम यहाँ से चले जाओ। वैदेही तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अर्थ ने भी लाउड आवाज में देवांश से कहा, क्यों? क्या तुम मुझे फिर से मारने की कोशिश करोगे जैसा तुमने पहले किया था? देवांश ने गुस्से में अर्थ को जवाब दिया, हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो दोबारा करूंगा। लेकिन देवांश के इतना बोलते ही वैदेही, जो अभी तक देवांश के पीछे खड़ी थी, अब वो आकर अर्थ के पास खड़ी हो गई और उसने अर्थ का हाथ थामते हुए कहा, चलिए मैं चल रही हूँ आपके साथ। देवांश ने वैदेही का हाथ थामा तो वैदेही ने देवांश से अपने हाथ में छुड़ा लिया, जिसके बाद देवांश ने उससे पूछा, ये दूसरी बार हो रहा है वैदेही, तुम्हें आज एक बार फिर से चूज करना है कि तुम अर्थ के साथ रहोगी या मेरे साथ मेरे घर में, क्योंकि अगर तुम इस बार अर्थ के साथ गई तो समझ लेना कि अब से तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। I will be dead for you। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने फिर एक बार वही सिचुएशन फेस की जो वो पहले भी कर चुकी थी, लेकिन इस बार उसके पास कोई भी कमबैक का ऑप्शन नहीं था। अपने भाई या फिर अपने प्यार को, दोनों में से किसी एक को वो आज खो देने वाली थी। देवांश और अर्थ दोनों ही वैदेही की तरफ बड़ी ही उम्मीद से देख रहे थे कि वैदेही किसका हाथ थामेगी, अपने भाई का या फिर अपने प्यार का। क्या लगता है वैदेही को किसका हाथ थामना चाहिए? जिससे वो प्यार करती है अर्थ, या फिर जो उसकी परवाह करता है उसका भाई देवांश? क्योंकि दोनों में से किसी एक को आज वैदेही अपने एक फैसले से खोने वाली है। कौन होगा वो शख्स? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। देवांश ने वैदेही से साफ कह दिया था कि उसे आज एक बार फिर से चूज करना है कि वो अर्थ के साथ रहेगी या उसके साथ उसके घर में। देवांश ने इस बार ये भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर वैदेही इस बार अर्थ के साथ गई तो उसका देवांश यानी अपने भाई से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। He will be dead for वैदेही। वैदेही एक बार फिर से धर्म संकट में थी कि वो अर्थ यानी अपने प्यार को चूज करे या अपने भाई को। इसी द्वंद में फंसी वैदेही इससे पहले कुछ बोल पाती कि तभी सामने मेन डोर से अवनी अंदर आ गई। अवनी को डॉक्टर आरव ही घर छोड़ने आया था। अवनी ने जब घर में कदम रखा तो उसे वहां का माहौल कुछ टेंस्ड महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी जो किसी बड़े तूफान के बाद की खामोशी थी। अवनी ने जब वैदेही के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अवनी तेज कदमों से चलती हुई वैदेही के पास गई। उसे अच्छे से पता था कि वैदेही एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और अगर उसकी आंखों में आंसू है तो जरूर कुछ सीरियस बात है। डॉक्टर आरव अभी तक भी वहीं डोर पर खड़ा था और हैरान परेशान होकर अंदर का माहौल देख रहा था। अवनी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप वैदेही भाभी को ऐसे दुख पहुंचाओगे। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो अर्थ ने आज तक अवनी में नहीं देखी। अर्थ ने अवनी की तरफ सवालिया नजरों से देखा और उससे पूछा, तू अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई है कि मुझ पर उंगली उठाएगी? उसकी आवाज में अहंकार और गुस्सा दोनों है। तभी देवांश ने बीच में कहा, वैदेही, मैं तेरे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तूने सोचा या नहीं कि तुम्हें अपना भाई चाहिए या अपना पति? देवांश की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी है। देवांश के मुंह से ये सेंटेंस सुनने के बाद तो अवनी के जैसे तन बदन में आग लग गई। उसने आग बबूला होते हुए देवांश की तरफ देखते हुए कहा, आज चूज वैदेही भाभी को नहीं बल्कि आप दोनों को करना है। आपको वैदेही भाभी चाहिए या अकेलापन? क्योंकि अर्थ भाई की जिंदगी से वैदेही भाभी चली गई तो मुझे पता है कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। और अगर देवांश आपकी जिंदगी से वैदेही भाभी चली गई तो आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता खो दोगे। अब फैसला आप दोनों का है। आपको वैदेही भाभी चाहिए या नहीं?
अवनी के इस करारे जवाब से देवांश की बोलती एकदम से बंद हो गई थी। इधर डोर पर खड़ा हुआ आरव अवनी की हिम्मत देखकर इम्प्रेस्ड हो रहा था। अवनी इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि आज वो अपने उसी भाई से टक्कर ले रही थी जिसने आरव की टीन एज में आरव की पिटाई की थी। आरव तो अर्थ का नाम सुनने के साथ ही उसे पहचान गया था। उसकी पर्सनालिटी अभी भी उतनी ही रौबदार थी जितनी की पहले थी, बल्कि अब तो उसके लुक्स और भी डार्क और इंटेंस हो चुके थे। वैदेही बिना कोई जवाब दिए अवनी से गले मिलकर वहां से बाहर चली गई। वैदेही के मन की उस बात को जिसे अर्थ और देवांश भी नहीं समझ पाए थे, अवनी ने समझ लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने खुद भी ये सिचुएशन फेस की थी। अर्थ ने अवनी के करीब आते हुए उसके माथे को किस किया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इतना कहने के साथ अर्थ भी वहां से पलटकर बाहर की तरफ जाने लगा। रास्ते से जाते हुए अर्थ ने एक नजर आरव पर डाली, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय तो उसे रूठी हुई वैदेही को संभालना था। उसे इस बात का तो सुकून था कि वैदेही अब उसके पास है। अब तो वो कैसे भी करके वैदेही को मना ही लेने वाला था। वैदेही बाहर अर्थ की कार से लगकर खड़ी थी। उसका दिल भारी है और दिमाग सुन्न हो चुका है। उसके अंदर लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। जिसके बाद अर्थ ने अपनी कार को अनलॉक किया और वैदेही उसकी कार में बैठ गई। लेकिन वैदेही ने एक शब्द नहीं कहा अपने मुंह से। वो एकदम खामोश थी। उसकी खामोशी अर्थ को बेचैन कर रही है। इधर अवनी ने आरव से कहा, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। देवांश का मूड तो पहले ही खराब हो चुका था और अब आरव को देखकर उसका बचा कुचा मूड भी जाता रहा। देवांश ने अवनी की तरफ एक नजर डाली और ये बात जताते हुए कि उसे आरव का वहां आना पसंद नहीं आया, वो अपने रूम की तरफ चला गया। देवांश को उम्मीद थी कि वैदेही कुछ तो कहेगी, लेकिन वैदेही बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। इधर आरव अभी तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अवनी ने आरव के लिए कॉफी बनाई और उसे ज्यादा गहराई से ना समझाते हुए सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाया कि देवांश और अर्थ एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और अर्थ भाई वैदेही भाभी के हस्बैंड हैं और देवांश उनके भाई। बस इसी वजह से वो दोनों के बीच उलझ गई है। आरव ने अवनी से पूछा, तो क्या तुम्हें ये सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती? मेरा मतलब है कि अर्थ और देवांश के बीच चूज करने वाली। अवनी ने बड़े ही शांत मन से जवाब दिया, मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ, लेकिन अगर मुझे ये सिचुएशन फेस करनी पड़े तो मेरा जवाब तो तुम सुन ही चुके हो। आरव और अवनी बातों के दौरान काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी देवांश अपने रूम से चेंज करके बाहर आया। इस बार उसने अवनी और आरव की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपनी कार की कीज लेकर वहां से सीधे बाहर चला गया। अवनी को तो पहले से ही देवांश के इस तरह के रूखे बिहेवियर की आदत थी। उसने भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। इधर पारितोष वापस ऑफिस आ चुका था। मिली ने पारितोष के पीछे सभी काम अच्छे से संभाल लिए थे और अब वो अपने कैबिन में थी। जब पारितोष ने ऑफिस आते ही मिली को अपने कैबिन में बुलाया। मिली ने पारितोष का कैबिन नॉक किया और अंदर आई तो पारितोष ने उससे अपने पीछे जो हुआ उसकी डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा। मिली ने बोलना शुरू किया, लेकिन आज बोलते हुए मिली पारितोष की तरफ नहीं देख रही थी, जबकि हमेशा वो पारितोष से नजरें मिलाकर बात करती थी। पारितोष ने मिली से कहा, आर यू ओके? जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तब तो तुम अच्छी खासी थी, अब अचानक से क्या हो गया? मिली ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए पारितोष से पूछा, ये वैदेही कौन है जिसके लिए आप इतना परेशान होते हुए अपना काम छोड़कर चले गए थे? पारितोष को मिली की बात करने की टोन एकदम किसी जेलस वाइफ की तरह लगी। पारितोष ने उसे उंगली का इशारा करते हुए अपने सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा और उससे कहा, तुम्हें क्यों जानना है कि वैदेही कौन है? मिली ने गुस्से में पारितोष से कहा, क्योंकि मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ। पारितोष ने मिली की तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, हे होल्ड ऑन, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तुम मेरी बीवी बनी नहीं हो। मिली ने खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ पारितोष की टेबल पर टिका दिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यस यूर राइट, मैं अभी आपकी बीवी नहीं हूँ, लेकिन कल जब हो जाऊंगी तब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। इतना कहते हुए मिली पारितोष के कैबिन से बाहर आ गई। पारितोष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हो गॉड, इस लड़की के अभी से ये हाल है, शादी हो गई तो क्या होगा? इधर मिली गुस्से में अपने कैबिन में आकर बैठ गई। उसे ये जानने की बेचैनी हो रही थी कि आखिर ये वैदेही है कौन, लेकिन पारितोष ने तो उसे टाल दिया था। मिली ने सोचा कि वो शाम को पारितोष की मॉम से इस बारे में पूछेगी। इधर अर्थ की कार घर पहुंच चुकी है। उसने अपनी कार को एंट्रेंस पर रोका और अर्थ के बाहर आते आते ही वैदेही तेज कदमों से चलती हुई घर के अंदर चली गई। वैदेही ने अर्थ से पूरे रास्ते कोई बात नहीं की थी। अर्थ वैदेही के पीछे घर में आया तो वैदेही अब तक अपने रूम में जा चुकी थी।
वैदेही को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बेहद गुस्सा है, लेकिन ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। वो एक ऐसे इंसान के पीछे भाग भाग कर थक गई थी जो उसे समझना ही नहीं चाहता है। अर्थ भी वैदेही के पीछे रूम में एंटर हुआ तो वैदेही अपने कपड़े चेंज करने के लिए वार्डरोब से कपड़े निकालने के लिए बढ़ी, लेकिन अर्थ ने वैदेही को वार्डरोब से सटाकर वहीं घेर लिया। वैदेही ने राइट साइड से जाने की कोशिश की तो अर्थ ने अपने हाथ को वार्डरोब से टिका दिया, जिसके बाद वैदेही ने लेफ्ट हैंड साइड से जाने की कोशिश की तो अर्थ ने अपने लेफ्ट हैंड को भी वार्डरोब से सटा दिया। अर्थ इस समय वैदेही को दोनों तरफ से घेर कर खड़ा था। तभी वैदेही ने नजरें उठाकर अर्थ की तरफ देखा। वैदेही की आंखों में गुस्सा था और उसने अर्थ की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, स्टे अवे। अर्थ ने वैदेही को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कहां चली गई थी मुझे छोड़कर? I was so scared. वैदेही ने रूखी आवाज में अर्थ को जवाब दिया, मिस्टर अर्थ दीवान, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं यहाँ आपकी वजह से आई हूँ। अर्थ ने वैदेही के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, I know, तुम यहाँ मेरी वजह से नहीं, अपने प्यार की वजह से आई हो। And I'm sorry, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। I should have listened to you. वैदेही ने अर्थ के दोनों हाथों को अपने से दूर करते हुए कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है। आपको तो मेरी जरूरत भी नहीं है। आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। वैदेही ने अर्थ को उसकी चेस्ट से पुश किया और वहां से वॉशरूम में चेंज करने चली गई। इधर अर्थ को अपनी बॉडी में वीकनेस फील हो रही थी। असल में तो उसने सुबह से ब्रेकफास्ट के अलावा कुछ नहीं खाया था और जब वो वैदेही को लेने गया था तभी से उसकी हालत कुछ कुछ बिगड़ने लगी थी। अर्थ का शुगर लेवल डाउन हो गया था और अब उसे फौरन ही कुछ कंज्यूम करने की जरूरत थी। वैदेही के वॉशरूम में जाने के बाद अर्थ वहीं वार्डरोब के पास अपने हाथ पांव छोड़कर बैठ गया। अर्थ जो वैदेही की नफरत से नहीं बल्कि अपनी कमजोरी से लड़ रहा है, क्या वो उसे कुछ बता पाएगा? क्या वैदेही को अर्थ की हालत का पता चलेगा? क्या मिली पारितोष और वैदेही के रिश्ते का सच जान पाएगी? और क्या देवांश का गुस्सा अवनी को उससे दूर कर देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अर्थ की सच में अब हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, शरीर कांप रहा था और सांसें उथली हो रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। इस शख्स की यही एक वीकनेस थी जो उसे कमजोर कर देती थी। वैदेही पहले भी अर्थ की इस परेशानी से 2-4 हो चुकी थी और अब फिर से उसी परेशानी से उसका सामना होने वाला है। इधर वैदेही कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नजरें पहले तो उसे इग्नोर करना चाहती थी। उसके मन में अभी भी वो गुस्सा और आत्मसम्मान की चोट ताजा थी जो कुछ देर पहले अर्थ ने उसे दी थी, लेकिन उसकी नजरें बेकाबू होकर उस शख्स पर जा टिकी जो अब वार्डरोब के सहारे जमीन पर ढह रहा था। उसकी आंखों में पहले की कठोरता की जगह अब एक अजीब सा खालीपन उतर आया। वैदेही के मन में एक पल के लिए द्वंद चला, इसे ऐसे ही छोड़ दूं। अभी तो इसने कहा था कि इसे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन उसका दिल जो अर्थ से बेशुमार प्यार करता है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखों में वो नजारा याद किया जब कॉन्फ्रेंस हॉल में अर्थ की हालत इसी तरह खराब हुई थी। डर की एक ठंडी लहर उसके हृदय में दौड़ गई। वो उस मंजर को याद करके एकदम से घबरा गई। लिहाजा वैदेही ने एक भी पल बर्बाद करना सही नहीं समझा और अपनी नाराजगी को एक तरफ रख दिया। वैदेही के भीतर इस वक्त एक पत्नी का कर्तव्य और एक प्रेमिका का निस्वार्थ प्रेम उभर आया है। वो दौड़कर अर्थ के पास आई, उसके घुटने पर बैठकर उसके शरीर को छू कर देखा। ये इतना ठंडा क्यों है? उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने अर्थ को अपने कंधे का सहारा देकर उठाने की कोशिश की। अर्थ उठिए। उसकी आवाज में बेचैनी तैर रही थी, लेकिन अर्थ का वजन एक निष्क्रिय पत्थर की तरह उसके नाजुक कंधों पर भारी पड़ रहा था। वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। हेलो, कोई है? जल्दी आओ। वैदेही ने जोर से आवाज लगाई जो उसकी सांसों की तेजी के कारण कांप रही थी। आवाज पाते ही 2 सर्वेंट अंदर आए और वैदेही के साथ मिलकर उन्होंने अर्थ को उठाकर बेड पर लिटाया। वैदेही ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर महसूस किया। वो बर्फ की तरह ठंडे थे और एकदम सुन्न हो चुके थे। वैदेही को अब एक अजीब सा डर सताने लगा। वो दौड़ते हुए अपने फोन तक पहुंची और उसने अपने फोन से डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? अर्थ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। डॉक्टर ने शांत आवाज में पूछा, टेल मी एग्जैक्टली क्या हुआ है? वैदेही ने गहरी सांस ली और सारी बात बताई। मुझे लगता है अर्थ का शुगर लेवल डाउन हो गया है।
उनके हाथ पांव एकदम ठंडे हो चुके हैं। मैं क्या करूं? डॉक्टर ने उसे निर्देश दिया, इनको तुरंत शुगर टैबलेट दीजिए और हाथों पांव को रगड़कर गर्म करने की कोशिश कीजिए। मैं तुरंत निकलता हूँ। वैदेही ने ओके कहा और फोन रखा। इसके बाद वो दौड़कर नीचे आई और वहां से वो शुगर लेकर ऊपर रूम में वापस आई। वैदेही को अर्थ को लेकर इस समय इतनी फिक्र हो रही थी कि वो अपनी नाराजगी भी भूल गई थी। वैदेही ने अर्थ के सर को सहारा देकर अपने घुटने पर रखा और एक शुगर क्यूब लेकर उसे उसके मुंह में रख दिया। लेकिन अर्थ इस समय होश में होता तो उसे निगल पाता। अर्थ ने कोई एफर्ट नहीं किया उसे निगलने के लिए। अब वैदेही को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग ने काम किया और वो दौड़कर नीचे किचन में आई, जिसके बाद उसे शुगर सिरप बनाया और उसे आइस बाउल में रखकर उसे ठंडा किया और दौड़ते हुए वो रूम में आई। अर्थ के हाथ अब और भी ज्यादा ठंडे हो चुके थे। वैदेही ने जल्दी से अर्थ को वापस से अपने घुटने पर लिटाया और उसके होठों को खोलते हुए उसे शुगर सिरप अर्थ को पिलाई। ये अर्थ के लिए निकलना आसान था। वैदेही ने अर्थ को जब 4 से 5 स्पून शुगर सिरप पिला दिया तो उसने उसे वापस से बेड पर लिटाया और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था वो अर्थ के हाथ और पांव को बारी बारी से मल रही थी। उसे किसी तरह से जल्दी से डॉक्टर के आने का इंतजार था। तब तक वो बस अर्थ को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अर्थ की इस हालत को देखकर वैदेही को तो एसी में भी पसीना आने लगा था। आखिरकार डोर बेल बजी और सर्वेंट ने डोर खोला और बिना देर वो डॉक्टर को सीधे रूम में ले आया। डॉक्टर को देखकर अब वैदेही की थोड़ी जान में जान आई थी। डॉक्टर ने सबसे पहले अर्थ का ब्लड प्रेशर चेक किया जो अब पहले से बूस्ट हो चुका था। अर्थ को फौरन ही उन्होंने एक इंजेक्शन दिया ताकि उसकी ब्लड शुगर बूस्ट हो जाए। अर्थ को इसका असर अगले आधे घंटे में होना था। तब तक के लिए डॉक्टर ने वैदेही से कहा, आप इसको कुछ खिलाइए। इन्होंने अपने मील स्किप किए हैं और इसी वजह से इनकी ये हालत है। बाकी अब ये जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। और हाँ, अगर कल इन्हें वीकनेस हो तो इन्हें रेस्ट करने दीजिएगा। वैदेही ने ओके डॉक्टर कहा और वहां से वो डॉक्टर के साथ खुद भी नीचे आ गई। उसने अर्थ के लिए डिनर खुद ही बनाने की सोची। डिनर बनाने के दौरान भी उसने अपने रूम के कई चक्कर काट दिए थे। अर्थ को देखने के लिए उसे डर था कि कहीं वो होश में आते ही बेड से उठने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसे वीकनेस होगी। वैदेही ने डिनर बना लिया था और सर्वेंट को उसे सर्व करके रूम में ही लाने के लिए कहा। वैदेही अब तक रूम में आ चुकी है और इस समय अर्थ बेड के सिरहाने से लगकर बैठा हुआ है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है। वैदेही के चेहरे पर उसे अपने लिए फिक्र दिखाई दी। कुछ टाइम पहले जो वैदेही उससे लड़ रही थी, इस समय उसी वैदेही की नजरों में उसके लिए फिक्र थी। सर्वेंट ने रूम नॉक किया तो वैदेही ने उसे अंदर आने के लिए कहा। वैदेही ने अर्थ को उसे करीब बेड पर ही खाना सर्व कर दिया। अर्थ खाना खा रहा था तो वैदेही वहीं पास में बैठकर उसे देख रही थी। जब अर्थ ने वैदेही को ज्वाइन करने के लिए कहा, भूख तो असल में वैदेही को भी लगी थी, तो उसने अर्थ की बात पर ना नहीं किया। नाराजगी अपनी जगह थी और भूख अपनी जगह। वैदेही भी अब अर्थ के साथ डिनर करने लगी। इधर अवनी देव का इंतजार करते हुए सोने चली गई। वो अपने ही रूम में सोने के लिए गई थी। इधर वैदेही ने भी डिनर के बाद अर्थ को सुला दिया था। वो जाने को हुई थी कि अर्थ ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, वैदेही प्लीज स्टे विद मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्थ की प्यार भरी गुजारिश सुनकर वैदेही भला कैसे उसका तिरस्कार कर सकती थी। वो वहीं अर्थ के पास बैठ गई। अर्थ ने अपना सर वैदेही की लैप पर रख दिया और वो सोने की कोशिश करने लगा। अर्थ ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वैदेही आई एम रियली सॉरी। असल में तो मुझे किसी रिश्ते की कोई समझ ही नहीं है। दोस्ती का रिश्ता तो मैंने कभी जिया ही नहीं। अतीक को भी मैं अपना भाई ही मानता हूँ और अवनी को अपनी बहन। मुझे अकेले रहने की आदत थी जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आ गई। अर्थ ने अपनी बात पूरी करते हुए आंखें खोलकर एक नजर वैदेही की तरफ देखा तो वो उसकी बातों को शांति से सुन रही थी। अर्थ ने आगे बोलना शुरू किया, तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो मैसेज चेक किए जो पारितोष ने तुम्हें भेजे थे। उसकी शादी हो रही है और वो चाहता है कि तुम और मैं उसकी शादी में जाएं। वैदेही ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अर्थ से कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अर्थ ने वैदेही के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे चूम लिया और उससे कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उसकी शादी में जाएं। ही इज योर रियल फ्रेंड। जो कुछ हुआ वो मेरी ना समझी थी। वैदेही ने अर्थ से थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे आपके मुंह से पारितोष पुराण नहीं सुनना। मैं नहीं जा रही कहीं भी। अब आप सो जाइए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट सजेस्ट किया है और मुझे भी नींद आ रही है। बेहद बेरुखी से वैदेही ने अपनी बात को पूरा किया और अर्थ को साइड में लिटाकर वहां से सोफे पर जाकर लेट गई। पल भर पहले अर्थ के लिए जी जान लगा देने वाली वैदेही अब फिर से एक मासूम प्रेमिका की तरह नाराजगी के भाव में सिमट गई है।
क्योंकि दिल पर चोट तो पहुंची ही थी और उसकी टीस इतनी आसानी से कहां जाती है। लेकिन अर्थ भी वैदेही की इस हरकत को देख रहा था और उसने भांप लिया था कि वैदेही इस बार जल्दी से नहीं मानने वाली। असल में तो वैदेही को अर्थ की इस बात का बुरा लगा था कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। अर्थ भले ही इस बात को भुला चुका हो, लेकिन वैदेही जो अर्थ से अपने दिल की गहराई से प्यार करती थी, ऐसे कैसे इस बात को भूल सकती थी। यही वजह है कि वैदेही अपने चेहरे को पलटते हुए सोने की कोशिश करने लगी। उधर अवनी सो चुकी थी और देवांश रात को 12 बजे घर वापस आया। उसके कदम इस समय लड़खड़ा रहे थे। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अवनी के रूम की तरफ बढ़ गया। अवनी एकदम बेपरवाही से सो रही थी, बिना इस बात को जाने कि उसने अपने रूम का डोर आज खुला छोड़ दिया था और अब देवांश उसके रूम में आ चुका है। देवांश की नजर नाइट लैम्प की रोशनी में सोती हुई अवनी पर पड़ी तो वो कुछ पल तो उसे देखता ही रह गया, जिसके बाद उसने अपनी टाई को लूज करके निकालकर वही फ्लोर पर फेंक दिया और एक एक करके वो अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगा। ऐसा करते हुए उसके कदम अवनी की तरफ ही बढ़ रहे थे। देवांश अवनी के रूम में आ चुका है और उसके दिल में एक अलग ही भावना उमड़ रही है। ये भावना एक किस रूप में अवनी के सामने प्रकट होगी? क्या इस मुलाकात से उन दोनों के बीच की दूरियां कम होगी? और क्या वैदेही की नाराजगी अर्थ और उसके रिश्ते को नया मोड़ देगी? पारितोष को लेकर अर्थ का भ्रम तो अब दूर होता दिख रहा है, लेकिन देवांश के साथ उलझनें बढ़ रही हैं। क्या होगा इसका नतीजा? क्योंकि अगर अर्थ और वैदेही पारितोष की शादी में शामिल हुए तो वहां देवांश और अवनी के टकराने की 100% गुंजाइश है। तब क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। देवांश के कदम अब तक अवनी की तरफ बढ़ चुके थे। उसके पैर जमीन पर पूरी तरह से नहीं पड़ रहे थे। लड़खड़ाते हुए वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहा था। वो अवनी के कमरे में आया। उसकी नजर बेड पर सोती हुई अवनी पर पड़ी। वो बेपरवाही से सो रही थी। देवांश कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर वो धीरे से बेड के पास आया, घुटनों के बल नीचे बैठा और अपना हाथ बढ़ाकर अवनी के बिखरे हुए बालों को बड़े ही नजाकत से साइड किया। अवनी के माथे पर सलवटें आने लगी थी। देव के इस तरह उसे छूने से देवांश वहां से उठा और अवनी की साइड में आकर लेट गया। वो अपनी बाहें फैलाकर अवनी को अपनी तरफ खींच लिया। अवनी के शरीर से एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। वो देव की सांसें अपनी पीठ पर महसूस कर पा रही थी। अवनी की आंख खुल चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि वो देव की गिरफ्त में है, लेकिन वो इससे पहले रिएक्ट कर पाती, उसे अपने कान के नजदीक देव के बुदबुदाने की आवाज आई। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। अवनी भी बिना मूवमेंट किए ऐसे ही लेट गई। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। अवनी जब देव की तरफ पलटी तो उसकी आंखों में नशा भरा हुआ था और यहाँ तक कि उसकी सांसों से शराब की तेज महक भी आ रही थी। अवनी ने देव के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, देव, ये सब क्या है? आपने ड्रिंक की है, वो भी इतनी ज्यादा? देव ने अपनी दर्द भरी आवाज में उससे कहा, तो किससे फर्क पड़ता है मेरे जीने या मरने से? अवनी ने गुस्से में देव के चेहरे को थोड़ा झकझोरते हुए कहा, होश में आइए, आप कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे दुख पहुंचाने का। मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूंगी? देव ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तुम्हें क्यों दुख पहुंच रहा है? दुखी तो मैं, मेरी माँ, मेरी बहन और अब तुम। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? अवनी ने आज पहली बार देव के मुंह से उसकी माँ की बात सुनी थी। उसने आज तक अवनी से कभी अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। अवनी ने देव को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा, आपकी माँ, क्या वो जिंदा है? मैंने कभी आपके मुंह से उनके बारे में नहीं सुना। देव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी मदहोश आवाज में कहा, तुम मुझे जानती ही कहाँ? मैं खुद भी अपने आप को नहीं जानता। मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी। शायद वो भी मुझसे नफरत ही करती होगी। अपनी बात पूरी करते हुए देव के चेहरे के एक्सप्रेशंस उदास हो गए थे। अवनी ने देव के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरी तरफ देखिए और बताइए मुझे, आपकी माँ कहाँ है? देव ने अवनी के हाथों को अपने चेहरे पर ही थामते हुए कहा, मुझे पता होता तो मैं आज अकेला नहीं होता। अवनी को देव की माँ के बारे में जानने की इच्छा होने लगी थी, लेकिन देव का ये कहना कि वो अकेला है अवनी को भी दुख दे रहा था। देव ने खुद ही तो अपने आप को अकेला किया था। इसी बीच देव ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा,
तुम मुझसे नफरत करती हो अभी? अवनी ने देव को जवाब दिया, नहीं, मैं आपसे नफरत नहीं करती, बस डरती हूँ कि आप मुझे हर्ट करोगे। देव ने थोड़ा और अवनी के करीब होते हुए कहा, अवनी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं खुद किस दर्द से गुजर रहा हूँ। देव की बातों ने अवनी की आंखों को नम कर दिया था। उसने हमेशा एक ऐसे देव को देखा था जो बेहद रूथलेस और किसी की ना सुनने वाला था, लेकिन जिस देव को वो अभी देख रही थी वो बिल्कुल एक अलग इंसान था। लेकिन ये क्यों था वो उसे नहीं पता था। अवनी ने देव के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछा, मुझे बताइए ऐसा क्या है जो मैं आपके बारे में नहीं जानती। देव ने अवनी के हाथों को दूर करते हुए कहा, क्या तुम उस पर तरस खाना चाहती हो? अवनी ने गुस्सा करते हुए कहा, लगता है कभी आपने मुझसे प्यार किया ही नहीं है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के सामने अपने सारे दुख और तकलीफ साझा करते हैं, लेकिन आपने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं। देव को अब अवनी की बातों पर थोड़ी हैरानी होने लगी। देव ने उठते हुए अवनी की दोनों बाजुओं को अपनी पकड़ में लेते हुए उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, ये बात तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है अवनी। अवनी ने दर्द महसूस करते हुए कहा, देव हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई है जो आप मुझे इस तरह से बोल रहे हो? अब देव के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने अवनी के ऊपर अपनी पकड़ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हुए उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मैंने तुम्हारी डायरी में लिखी हुई तुम्हारी अब तक की जिंदगी को पढ़ा है। शायद तुम मुझे इतना नहीं जानती होगी जितना मैंने तुम्हें जान लिया है। बहुत सी बातें अभी भी हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में जाननी है, लेकिन जितना मैंने तुम्हें जाना है, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और शायद तब से जब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। अवनी देव की बातों से हैरान थी। उसने गुस्से में अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आपने मेरी पर्सनल डायरी पढ़ी? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं देव? देव ने अवनी के होठों से नजदीक आते हुए कहा, मुझे पता है कि ये बिल्कुल गलत है जो मैंने किया, लेकिन अगर मैंने वो नहीं किया होता तो शायद आज मैं तुम्हारे इस प्यार को खो देता जिसे मैं अब पाने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मेरे जीने की वजह बनाना चाहता हूँ अवनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। अवनी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस समय क्या जवाब दे, क्योंकि देव इस समय बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा था और ऐसे में उसे सच में किसी के सपोर्ट की जरूरत थी जो कि सिर्फ अवनी ही दे सकती थी। देव ने अवनी के हाथों से अपनी पकड़ को लूज कर दिया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसने अपनी दोनों बाजुओं को उसके चेहरे की दोनों तरफ टिका दिया। देव का चेहरा इस समय अवनी के बेहद करीब था। देव ने अवनी से आहिस्ता से कहा, मुझे पता है कि तुम चाहती थी कि हमारी पहली किस थोड़ी लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन तब मैं तुम्हारी विश को ना समझ पाया था और ना ही पूरा कर पाया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। अवनी की सांसें तेज होने लगी देव के इतना करीब आने से। आज देव उसे एक इनोसेंट बच्चे की तरह लग रहा है जिसे प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। अवनी ने देव के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके माथे पर किस किया। इसके बाद उसने देव से कहा, देव, मुझे नहीं पता कि आपको हम दोनों के बीच हुई अभी की ये बातें कल सुबह याद रहेंगी भी या नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती। लेकिन अब अगर आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की तो शायद मैं जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। देव अवनी की आंखों में जैसे खोस आ गया। उसने अवनी की तरफ थोड़ा और झुकते हुए अवनी के नरम होठों को अपने होठों से छू लिया। अवनी ने देव को अपने आप से दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने हाथों से प्रेशर डाला, लेकिन वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाई। देव अवनी के होठों को बड़े ही नजाकत से चूम रहा था। देव की किस बेहद सॉफ्ट और प्यार भरी थी। उसमें खिंचाव था, एक ऐसा खिंचाव कि अवनी देव को अपने आप से दूर नहीं कर पाई। देव ने आज कन्फेस कर लिया कि वो अवनी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए खुद को बदलना चाहता है। अवनी ने अपने दोनों हाथों को
जो अब तक देव को उसकी चेस्ट से पुश कर रहे थे, उसके गले में डाल दिया। देव अवनी के ऊपर अब पूरी तरह से झुक चुका था और उन दोनों की बीच की दूरियां एकदम खत्म हो चुकी थी। लेकिन देव को अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कब अवनी को उसके होठों से लेकर उसकी गर्दन तक किस करते करते उसके ऊपर ही सो गया। देव ने अपनी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की और वो सिर्फ अवनी को अपने करीब महसूस करना चाहता था ताकि वो अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अवनी को जब देव का पूरा भार अपने शरीर पर महसूस हुआ तो समझ गई कि देव सो चुका था। अवनी ने देव को हिलाने की कोशिश की, लेकिन देव काफी गहरी नींद में जा चुका था। अवनी ने किसी तरह देव को पुश करते हुए साइड में लेटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। देव ने ब्लैंकेट उठाती हुई अवनी को अपनी बाहों में समेट लिया। अवनी ने भी देव से दूरी बनाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने अपने सर को देव के चेस्ट पर रखा और उसके करीब ही लेट गई। उधर मिली अभी तक पारितोष और वैदेही को लेकर इतनी परेशान थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी, जब तक वो ये जान नहीं लेती कि आखिर वो वैदेही है कौन, जिसके लिए पारितोष इस तरह से सब कुछ छोड़कर चला गया था। वो चैन से नहीं जी सकती थी। भले ही दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन मिली तो अभी पारितोष के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और यही पारितोष का हाल था। वो भी मिली के बारे में कुछ नहीं जानता था। दोनों एक दूसरे के लिए बंद किताब थे। मिली ने सोचा कि उसे पारितोष को कॉल करनी चाहिए, लेकिन इस समय तो रात के 12 बज चुके थे। लेकिन मिली को कौन ही रोक सकता था। मिली ने बेपरवाही से अपना फोन उठाया और बिना कुछ सोचे सीधे पारितोष को फोन लगा दिया। पारितोष को जब साइड टेबल पर रखे हुए अपने फोन के बजने की आवाज आई तो उसने आंखें मलते हुए आधी नींद में अपने फोन को उठाकर कान पर लगा लिया। मिली ने उधर से बोलना शुरू किया, हेलो पारितोष, आप सो रहे हैं क्या? लेकिन मिली को अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा पूछा, पारितोष, आप मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो। लेकिन पारितोष की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो फोन रिसीव करके अपने कान पर रखकर ही सो चुका था और उसने फोन उठाया भी आधी नींद में था। मिली को जब पारितोष की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसके तुरंत बाद उसने फिर से पारितोष को फोन मिला दिया। इस बार फोन बिल्कुल पारितोष के कान के ऊपर ही रखा हुआ बजा तो वो फौरन उछलकर बैठ गया। उसकी नींद अचानक फोन के उसके कान में बजने से पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो वहां पर लिखा था, मिस सॉरी कॉलिंग। पारितोष की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है और उसकी आंखों के सामने मिली का नाम फ्लैश हो रहा है। क्या वैदेही को लेकर मिली की ये बेचैनी उनके रिश्ते में दरार डाल देगी? और क्या देवांश को नशे में डूबी रात की बातें सुबह याद रहेंगी? क्या अवनी देव के माँ के बारे में कुछ जान पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। पारितोष ने जब अपने फोन पर मिस सॉरी कॉलिंग देखा तो उसे ना चाहते हुए भी गुस्सा आने लगा। रात के 12:30 हो रहे थे और वो इस समय पारितोष को बेधड़क कॉल कर रही थी। पारितोष की नींद अचानक उड़ चुकी है और उसकी झुंझलाहट चरम पर है। पारितोष ने कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाया तो उसके कुछ बोलने से पहले ही मिली ने बोलना स्टार्ट किया, हेलो पारितोष, आप सो रहे थे क्या? उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी दोनों है। पारितोष ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत कब मुझे कॉल करेगी। मिली ने नाराज होते हुए कहा, तो क्या मैं आपको मुसीबत लगती हूँ? पारितोष ने जवाब दिया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से एक दिन भी मेरा चैन से नहीं बीता। जब देखो तुम कुछ न कुछ ऐसा करती रहती हो जो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। मिली को पारितोष से ये सब उम्मीद नहीं थी। वो पहले तो चुप हो गई, फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। मैंने नहीं कहा था आपको कि उसे शान के सामने मेरे बॉयफ्रेंड होने का दम भरो, लेकिन नहीं, आपने कहा रुकना था। फिर पार्टी में पब्लिक अनाउंसमेंट करने के लिए भी मैंने नहीं कहा था, लेकिन आपको तो उससे भी पेट नहीं भरा। मुझे रूम में बंद करके जाना, मुझे रिंग पहनाना, सब आपने ही किया। और अब जब मेरी माँ और आपकी मॉम हमारी शादी करना चाहती है तो आप मुझे मुसीबत बोल रहे हो। मिली ने ये सब एक सांस में ही बोल दिया। पारितोष ने सोचा था कि वो गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा मिली ही उसके ऊपर बरस पड़ी, वो भी रात के 12:30 बजे। पारितोष ने मिली से पूछा, तुम्हें नींद नहीं आती क्या, जो तुम मेरा दिमाग खाने के लिए कॉल कर रही हो? मिली ने भी पूरे गुस्से में जवाब दिया, नींद आती है, लेकिन वो भी आपकी वजह से ही खराब हुई है। आपकी सोच मुझे नींद लेने ही नहीं देती। पारितोष ने हैरान होते हुए कहा, मेरी सोच? मिली ने जवाब दिया, हाँ, आपकी सोच। आपको लेकर मेरे दिमाग में जो सोच है वही मुझे सोने नहीं देती। पारितोष ने मिली से पूछा, ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? मिली ने जवाब दिया,
ये वैदेही कौन है जिसके लिए आप आज दिन में दौड़े दौड़े चले गए थे? बस मुझे इतना बता दो, मैं चैन से सो जाऊंगी। पारितोष को अब तक समझ तो आ ही चुका था कि अगर वो इसको नहीं बताएगा तो ना तो वो खुद सोने वाला है और ना ही उसे सोने देगा। पारितोष ने जवाब दिया, वैदेही मेरी क्लोज फ्रेंड है। मिली ने पारितोष के ऊपर अगला सवाल दाग दिया, सिर्फ दोस्त? क्योंकि जो फिक्र आपके चेहरे पर वैदेही को लेकर थी उससे तो कुछ और ही लग रहा था। पारितोष ने ट्रांसपेरेंट होते हुए कहा, नहीं, सिर्फ दोस्त नहीं है, वो मेरा पहला प्यार है। मैं वैदेही से प्यार करता था, लेकिन ये बोलते हुए पारितोष शांत हो गया। मिली ने उससे आगे पूछा, लेकिन क्या? पारितोष ने जवाब दिया, उसकी शादी किसी और से हो चुकी है एंड शी लव्स हिम सो मच। मिली को पारितोष की ये बात सुनकर कि वैदेही की शादी हो चुकी है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसे खुश होते हुए कहा, तो अगर वो आपकी क्लोज फ्रेंड है तो आपको तो उसके लिए खुश होना चाहिए कि वो खुश है। पारितोष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं खुश हूँ। मिली ने पारितोष से पूछा, अगर कोई आपसे प्यार करता हो तो? पारितोष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अपनी बात कर रही हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं शायद तुम्हें वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा लौट कर। मिली ने पारितोष से कहा, मैं जितनी इम्पल्सिव दिखती हूँ ना उतनी हूँ नहीं, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है और मैं इंतजार करूंगी। पारितोष ने मिली को समझाते हुए कहा, अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और अब सोने की कोशिश करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मिली ने पारितोष से कहा, कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मुझे आपकी मॉम ने बुलाया है, वो चाहती है कि मैं हमारी शादी के लिए उनके साथ शॉपिंग पर जाऊं। पारितोष ने ठंडा सा जवाब दिया, ओके, कैन आई स्लीप नाउ? मिली ने गुड नाइट बोला और फोन रख दिया। मिली को अब जाकर राहत मिली थी कि पारितोष की लाइफ में कोई नहीं है, फिर भले ही वो खुद भी ना हो, लेकिन एक उम्मीद तो बाकी थी उसके लिए। मिली को कुछ ही टाइम में नींद आ चुकी थी। इधर पारितोष भी सोचते सोचते सो चुका था। सुबह अर्थ की आंख खुली तो वैदेही उसे रूम में कहीं नहीं दिखी। उसे सोचा कि वो उठकर जाकर वैदेही को देखे, लेकिन बेड से अचानक से खड़े हो जाने की वजह से उसका सर चकराने लगा। लेकिन वैदेही के हाथ में उसका हाथ अगले कुछ पलों में ही थाम लिया। वैदेही ने अर्थ के हाथ को थामते हुए कहा, आपसे किसने कहा इस तरह से यहाँ वहाँ घूमने के लिए? डॉक्टर ने कल ही कहा था कि आज आपको रेस्ट करना है, आप ऑफिस नहीं जा रहे और ना ही मैं कॉलेज। अर्थ ने वैदेही के उसको बेड पर लेटाते हुए वैदेही को भी अपनी बाहों में खींच लिया। अर्थ ने वैदेही से कहा, अब जब हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज कर ले। अर्थ ने वैदेही को अपनी गिरफ्त में लॉक करते हुए कहा। वैदेही ने अर्थ की बाजुओं को अपनी कमर से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे आपका ब्रेकफास्ट बनाना है। अर्थ ने वैदेही को अपने और भी नजदीक करते हुए कहा, आई वॉन्ट टू हैव यू इन ब्रेकफास्ट। वैदेही ने अर्थ को याद दिलाते हुए कहा, कल तक तो आपको मेरी कोई जरूरत नहीं थी, अब क्या हुआ? अर्थ ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मेरी जरूरत हो। वैदेही ने अर्थ की इन जलेबी जैसी ट्विस्टेड बातों से चिढ़ते हुए कहा, मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि आपका माइंड बहुत शार्प है, लेकिन आपकी कोई ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। अर्थ ने वैदेही के चेहरे को अपने सामने लाते हुए कहा, लेट मी सी। और अपनी बात को पूरा करते हुए अर्थ ने वैदेही के होठों को किस कर लिया। वैदेही ने गुस्से में अर्थ से कहा, मेरे हाथ छोड़ो, फिर मैं आपको बताती हूँ। अर्थ ने वैदेही के हाथ तो छोड़ दिए, लेकिन उसे कमर से अभी भी थामे हुआ था। अर्थ ने वैदेही से कहा, नाउ शो मी, क्या कर सकती हो तुम? वैदेही ने अर्थ से इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अर्थ प्लीज मुझे छोड़िए, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है एंड आई कांट टेक रिस्क कि आप फिर से बीमार हो जाओ। अर्थ ने जब वैदेही की बातों में अपने लिए फिक्र देखी तो उसने वैदेही से कहा, ओके फाइन, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सो स्पेयर सम टाइम फॉर मी। वैदेही ने अर्थ से कहा, ओके, और वो अर्थ से अलग होते हुए बेड के पास खड़ी हो गई और उसने जाने से पहले मुड़ते हुए कहा, डोंट यू ट्राई टू गेट अप, वरना हमारा बात करना मैं कैंसिल कर दूंगी। वैदेही अर्थ को धमकी देते हुए वहां से बाहर चली गई। इधर देवांश अभी भी गहरी नींद में था, लेकिन अवनी उठ चुकी थी। उसका चेहरा देव के चेहरे के एकदम सामने था। वो देव के माथे को हल्के हल्के से सहला रही थी। देव को कल रात ओवर ड्रिंकिंग करने की वजह से आंखें खोलने का मन ही नहीं हो रहा था। अवनी भी देव की गिरफ्त में ऐसे ही सुकून से लेटी थी। उसे सोचा था कि आज वो अपना सारा सामान देव के रूम में शिफ्ट कर लेगी और आज से वो दोनों साथ में एक ही रूम में रहेंगे। देव के कल रात के कन्फेशन ने अवनी को एक बार फिर इस रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। अवनी ने जब देव की आंखों के पर्दों में हलचल महसूस की तो उसे फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। देव जाग चुका था और अब उसके हिसाब से अवनी नींद में थी। देव ने आहिस्ता से अवनी के माथे पर किस किया और उसके बालों को संवारते हुए कहा, अवी, आई लव यू। मैं कल रात का कुछ नहीं भूला हूँ। मैं सच में वही चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें कहा था।
मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ अभी। अवनी अभी भी एकदम शांत ही थी, देव की बाहों में, जबकि उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे देव की बात सुनकर कि वो सच में अवनी के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है। देव ने आगे अवनी के चेहरे को निहारते हुए कहा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो। अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है मेरे बारे में और मुझे तुम्हारे बारे में, और इस बार मैं डायरी से नहीं तुम्हारे मुंह से सब जानना चाहता हूँ। अपनी बात को पूरा करते हुए देव ने आगे बढ़ते हुए अवनी के होठों के कोनों को आहिस्ता से चूम लिया और अवनी को अपने अंदर समा लिया। अवनी की जिंदगी में शादी के बाद से इतनी खूबसूरत सुबह की शुरुआत कभी नहीं हुई थी। सच में देव सब ठीक करना चाहता है, ये सोचकर अवनी को जिंदगी जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। अवनी और पारितोष के बीच बीती रात हुई बातचीत उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रही है। मिली के पूछने पर पारितोष ने बताया कि वैदेही उसकी पहली मोहब्बत है। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो उस शादी में बहुत खुश है। शायद ये सुनकर मिली को सुकून मिला है और इसी सुकून के बीच वो भी एक नई उम्मीद के साथ अपना और पारितोष का रिश्ता आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अर्थ और वैदेही के बीच भी कड़वाहट कम होने लगी है। देवांश और फिर पारितोष को लेकर उपजे विवाद का बवंडर अब थमने लगा है। अर्थ अपनी बीमारी के बाद वैदेही की देखभाल का कायल है और वो अपनी नाराजगी को छोड़कर वैदेही को मनाने की कोशिश करने में जुटा है, जो उसके नेचर से उलट है। नाराजगी दूर करने की ये कोशिशें भी अर्थ और वैदेही के उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट ला रही है। वहीं देवांश और अवनी के रिश्ते में भी एक बड़ा मोड़ आ रहा है। देवांश सुबह उठने के बाद ये स्वीकार करता है कि वो पिछली रात की कोई भी बात नहीं भूला। वो अवनी को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और अब वो अपने अतीत के राज भी उसके साथ साझा करना चाहता है। ये एक ऐसा पल है जो उनके रिश्ते को पूरी तरह से बदल रहा है। अर्थ वैदेही को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो इस बार उसकी बात सुनेगी? मिली पारितोष से वैदेही के बारे में जानकर शांत तो हो गई है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी? क्या देवांश अवनी से अपने अतीत के बारे में बताएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। देवांश एक बार फिर से अवनी को अपने आगोश में लेकर सो चुका है, लेकिन कुछ ही टाइम में अवनी की आंख खुली और उसने अपने आप को देव से अलग करते हुए उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से निहारा। उसे कल रात वाला देव बहुत अच्छे से याद था और उसे पता था कि अब उसका देव बदलना चाहता है। अवनी ने आहिस्ता से देव के माथे को चूमा और वहां से उठकर वो वॉशरूम में रेडी होने चली गई। अवनी जब वॉशरूम से नहाकर बाहर आई तब तक देव की भी आंख खुल गई थी। अवनी ने एक रेड कलर का सूट पहना था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपने बालों को टॉवल से सुखा रही थी। देव तो बस एक टक अवनी को ही देखे जा रहा था, उसकी तो नजर ही नहीं हट रही थी अवनी से। अवनी ने जब ये सब नोटिस किया तो वो अपने आप को शर्माने से नहीं रोक पाई। देव भी अब अपनी जगह से उठा और उसके कदम अवनी की तरफ ही बढ़ने लगे। अवनी को इस सब की उम्मीद नहीं थी कि देव सुबह सुबह उसके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवनी वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी कि देव अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाने से रोक नहीं पाया। देव ने अवनी के करीब आते हुए उसे कमर से थाम लिया। देव के हाथ इस समय अवनी की नाजुक कमर को अपने हाथों से थामे हुए थे। उसने झटके से अवनी को अपने करीब खींच लिया, जिसके बाद वो अपने दूसरे हाथ को फ्री करते हुए अवनी के चेहरे से उसके गीले बालों को हटाकर साइड कर रहा था। देव की छूने भर से अवनी, जो अभी अभी वॉशरूम से नहाकर बाहर आई थी, एकदम से अपने अंदर एक गर्मी सी महसूस करने लगी। देवांश भी ये सब नोटिस कर पा रहा था कि अवनी के गाल एकदम शर्म से लाल हो चुके हैं, जिसके बाद देव ने झुकते हुए अवनी के दोनों गालों को बड़े ही प्यार से किस किया। अवनी के गालों को छूने से ही देव को एहसास हो गया था कि अवनी इस समय कितना वार्म फील कर रही थी। देवांश ने अवनी के कानों के करीब अपने होठों को लाते हुए बड़े ही मदहोश कर देने वाली आवाज में उससे कहा, गुड मॉर्निंग अभी। अवनी ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। देव इससे आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसने अवनी का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ लाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया। देव ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ सिंदूर उठाया और अवनी की मांग में भर दिया। देव का बिहेवियर आज सुबह से बहुत ज्यादा पोलाइट और लविंग था अवनी के लिए। ऐसे तो अवनी को इस सब की आदत नहीं थी, लेकिन देवांश की कल रात की बातों ने उसे एक उम्मीद बंधा दी थी। उधर वैदेही ब्रेकफास्ट बनाकर अर्थ के पास रूम में ही ले आई थी, क्योंकि उसे पता था कि इस समय अर्थ के लिए मूवमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि उसे काफी वीकनेस थी। अर्थ बेड के सिरहाने से लगकर बैठा हुआ अपने फोन में बिजी था जब वैदेही प्लेट में अर्थ के लिए ब्रेकफास्ट लगाकर ले आई। वैदेही ने अर्थ के हाथ से उसका फोन लेते हुए उसे साइड टेबल पर रखा
और ब्रेकफास्ट को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद आपके पास पूरा दिन है अपने फोन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अपनी बात पूरी करके वैदेही उठने लगी ही थी जब अर्थ ने उसके हाथ को थाम लिया। उसने कहा, मैं अपने फोन के साथ नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वैदेही ने अर्थ की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन शायद आप अपनी कल वाली बात भूल चुके हैं। आपने कहा था कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। अर्थ ने ब्रेकफास्ट टेबल को साइड टेबल पर रखा और वैदेही को हाथ से खींचते हुए अपनी बाहों में समा लिया। वैदेही अपने आप को अर्थ की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जब अर्थ ने उसके आखिरी मौके को भी नाकाम करते हुए उसे पलटते हुए अपने नीचे कर लिया। वैदेही अब पूरी तरह से अर्थ के नीचे थी। अर्थ वैदेही की आंखों में झांक रहा था, जबकि वैदेही उससे नजरें नहीं मिलाना चाह रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अर्थ की नजरें उसे उसको माफ करने के लिए मजबूर कर देंगी। और इस बार वैदेही ये सब इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। वो चाहती थी कि अर्थ भी उसके लिए एफर्ट्स करे, हमेशा वही सब क्यों करे। अगर अर्थ भी उससे प्यार करते हैं तो वो भी उसे मनाने के लिए कुछ करे। इतनी आसानी से तो वो मानने नहीं वाली थी, क्योंकि इस बार भी अगर उसने इस बात को आसानी से जाने दिया तो अर्थ फिर से वही सब करेगा। वैदेही ने अपने हाथों से अर्थ को पुश करते हुए कहा, छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। अर्थ ने वैदेही के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, तो बात करना कौन चाहता है? और अपनी बात को पूरा करते ही अर्थ ने वैदेही की नेक को किस करना शुरू कर दिया। वैदेही को अर्थ के इस तरह से अपने करीब आने से बेहद गुदगुदी हो रही थी। उसने अर्थ के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्थ ने वैदेही की इस कोशिश को उसके दोनों हाथों को अपनी पकड़ में लेते हुए नाकाम कर दिया। उसने वैदेही के दोनों हाथों को बेड में अपने पूरे जोर से पुश कर दिया। अर्थ का चेहरा इस समय वैदेही के एकदम सामने था। अर्थ ने बेसब्री दिखाते हुए वैदेही के होठों को किस करना शुरू कर दिया। वैदेही का नाजुक शरीर अर्थ के एकदम नीचे था और अर्थ इस समय रुकना नहीं चाहता था। वो वैदेही को अपने अंदर समा लेना चाहता था। वैदेही के टच से उसे महसूस होता था कि वो उसकी है और उसके करीब है। यही एहसास पाने के लिए अर्थ इस समय तरस रहा था, जबकि वैदेही इस समय अर्थ को रोकना चाहती थी, लेकिन अर्थ ने उसकी हर कोशिश को अपनी मनमानी करते हुए नाकाम कर दिया था। अर्थ तो पूरी तरह से वैदेही की उस खुशबू और एहसास में डूब गया था। तभी अर्थ के फोन पर एक कॉल आया। वैदेही के शरीर में कुछ हरकत हुई। वो चाहती थी कि अर्थ अपना फोन उठा ले, लेकिन अर्थ ने उस फोन कॉल को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक बार बजकर जब कॉल बंद हुआ तो एक बार दोबारा बजा। अर्थ ने झल्लाते हुए अपने फोन को उठा लिया। इस समय भी अर्थ ने वैदेही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में लिया हुआ था, जिसका मतलब था कि वो कॉल के बाद फिर से वहीं से आगे बढ़ना चाहता था जहां वो रुका था। अर्थ ने देखा तो उसके फोन पर अतीक का कॉल आ रहा था। असल में वो इंडिया वापस आ चुका था और सबसे पहले उसने मीटिंग की डिटेल देने के लिए अर्थ को ही कॉल किया था। अर्थ ने फोन की डिस्प्ले को देखा तो अतीक का नाम देखते ही उसने कहा, आ गया मेरे प्यार के दुश्मन का कॉल। वैदेही भी समझ गई कि जरूर अतीक भाई का कॉल है। वही हमेशा अर्थ की इस तरह की मूवमेंट को स्पॉइल करने के लिए कॉल करता है। वैदेही भी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अर्थ ने फोन उठाते ही अतीक से कहा, हाँ बोल, क्या हुआ? अतीक ने जब अर्थ के मुंह से ये सुना तो उसने नाराज होते हुए कहा, वाह भाई वाह, अभी तक तो सिर्फ सुना था कि इंसान शादी के बाद बदल जाता है, लेकिन आज देख भी लिया। अर्थ ने चिढ़ते हुए कहा, यार अतीक, नॉट अर्ली इन मॉर्निंग यार, स्पीक अप फास्ट। अतीक तो पहले से ही बेचैन था कि अर्थ पूछे और वो अपनी अचीवमेंट के बारे में बताए। अतीक ने एक्साइटेड होते हुए अर्थ को सारी बातें डिटेल में बतानी शुरू की, लेकिन अर्थ का ना तो इस समय मन था और ना ही मूड सब कुछ डिटेल में जानने का। उसने अतीक से कहा, टेल मी अबाउट रिजल्ट। अतीक ने अर्थ से कहा, वाह भाई सही है, सीधे मुद्दे पर। वैसे भी गॉट दिस प्रोजेक्ट एंड वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। अर्थ ने खुश होते हुए कहा, गुड वर्क। वैसे मैंने कुछ सोचा है, लेकिन मैं तुझे मिलकर बताता हूँ। अतीक ने अर्थ से पूछा, भाई क्या आप फोन रखने वाले हो? अर्थ ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों, तू क्या मेरे आई लव यू बोलने का वेट कर रहा है? अतीक ने हंसते हुए कहा, नहीं भाई, वो तो मुझे दर्शिता बोलेगी। आप वैदेही भाभी को बोलो। लगता है हमेशा की तरह मैंने आज भी आपको गलत टाइम पर कॉल कर लिया है। अर्थ ने अतीक से कहा, ये बात तू तब समझेगा जब तेरी शादी हो जाएगी। चल बाय, कल मिलता हूँ तुझसे। बोलते हुए अर्थ ने कॉल काटी और एक गहरी सांस ली। वैदेही अर्थ के चेहरे को गुस्से में देख रही थी। अर्थ ने ध्यान दिया तो उसकी मजबूत पकड़ से वैदेही के दोनों हाथों की रंगत एकदम लाल हो चुकी थी।
ऐसा लग रहा था कि उनका ब्लड फ्लो ही रुक चुका है। अर्थ ने वैदेही को ऊपर से घेरते हुए उसके हाथों से अपनी पकड़ लूज कर दी, लेकिन जाने की परमिशन उसने अभी भी नहीं दी थी। उसने वैदेही को अभी भी ऊपर से घेरा हुआ था। अर्थ ने एक बार फिर से वैदेही को किस करने के लिए अपने होठों को उसके नजदीक लाए तो वैदेही ने इस बार अर्थ के लिप्स को बाइट कर लिया। अर्थ ने वैदेही की आंखों में घूरते हुए कहा, ये क्या कोई नया तरीका है किस करने का? वैदेही ने अर्थ से गुस्से में कहा, तब से देख रही हूँ कि आप अपनी मनमानी कर रहे हो, छोड़िए मुझे। अर्थ ने वैदेही से कहा, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। वैदेही ने हैरान होते हुए अर्थ से पूछा, वो क्या है? अर्थ ने वैदेही से कहा, फर्स्ट यू हैव टू किस मी फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद आई विल टेल यू, वरना भूल जाओ। वैदेही अर्थ की इन मनमानियों को बड़े ही हैरानी से देख रही थी। उसे तो बस किसी तरह से अपनी बात मनवानी थी। अर्थ चाहता है कि वैदेही मान जाए। वो प्यार जताकर वैदेही को मनाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वैदेही को इस बार वो बात बहुत खटकी है। जब अर्थ ने कहा था उसे वैदेही की कोई जरूरत नहीं, क्या ये इस बात की टीस को अर्थ अपने प्यार से कम कर पाएगा या वैदेही की नाराजगी अभी जारी रहेगी? देवांश भी अवनी को लेकर बहुत पोलाइट और केयरिंग हो गया है। क्या दोनों के सुधरते रिश्ते अर्थ और देवांश के रिश्ते को भी सुधारेंगे या दोनों के बीच टकराव चलता रहेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।